तो भाई स्वागत है तुम सबका एक और ब्रांड न्यू हॉरर वीडियो में। तो भाई आज की ये वाली वीडियो छोटी सी होने वाली है लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प और मज़ेदार होने वाली है। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। अब इस वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। तो देखो अमेरिका में ना एक रूल है कि अगर रात को आप अकेले हो और आपको किसी की आवाज़ सुनाई दे जो आपको आपका ही नाम लेकर पुकार रहा है तो भूल कर भी उसका रिप्लाई मत करना। अब मे बी ये जो रूल है वो एक सुपरस्टिशियस बिलीव हो, लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इसके बारे में बात नहीं करना पसंद करते। लाइक वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं इसके बारे में बात करते ही। और आज की ये वाली जो वीडियो है वो जिस जगह से होने वाली है वहाँ के लोकल्स कुछ कहानियाँ सुनाते हैं और उन कहानियों के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि वहाँ के अंधेरे में कुछ ऐसी बलाएं छुपी होती है जो सिर्फ और सिर्फ अपने ताकत से आपको हॉन्ट नहीं करेगी, बल्कि सबसे पहले वो जो भी चीज़ है वो एक ऐसे बंदे का रूप ले लेगी जो कि हूबहू आपके ही किसी जान पहचान वाला दिखता हो और फिर वो उस चीज़ का रूप लेकर आपका शिकार करेगी। तो आज की ये वाली वीडियो करीब 5 साल पुरानी है। साल 2021 की ये बात है। नॉर्दर्न एरिज़ोना के एक बहुत ही गहरे इलाके में 4 कॉलेज फ्रेंड्स कैंपिंग करने का सोचते हैं। अब मुझे ये नहीं पता भाई ये लोग ऐसी डेस्टिनेशन क्यों चूज़ करते हैं, लेकिन वो लोग डिसाइड करते हैं बस वहाँ पे कैंपिंग करने का। वो एक बहुत ही आइसोलेटेड एरिया था। अब वो जो कॉलेज फ्रेंड्स थे उनका नाम था रियान, ईथन, जेक और माया। अब ये उन लोगों के लिए कोई एडवेंचरस ट्रिप नहीं होने वाली थी, बल्कि ये काइंड ऑफ उन लोगों के लिए गेट टुगेदर होने वाला था, एक आखिरी गेट टुगेदर। क्योंकि जो रियान था उसको एक हाल ही में जॉब ऑफर हुआ था न्यूयॉर्क में, तो वो चाहता था कि अपने जॉब पर जाने से पहले वो कुछ आखिरी लम्हे बिता ले अपने 3 करीबी दोस्तों के साथ। वो ऐसे दोस्त थे जो कि एकदम हाई स्कूल से एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, एक दूसरे के सीक्रेट्स, फियर्स, कहानियाँ, हर एक चीज़ों के बारे में उन सबको अच्छे से पता थी। और वो लोग काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल भी थे, पढ़े लिखे थे, तो कोई भी इंसान उन लोगों को आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकता था। एटलीस्ट ऐसा उन सबका मानना था। तो एक दिन फाइनली उन लोगों ने अपना सारा सामान रेडी किया और वो लोग निकल पड़े उस जगह की तरफ जहाँ पर वो लोग कैंपिंग करने वाले थे। लेकिन बीच रास्ते में ही वो लोग एक पुराने छोटे से गैस चैम्बर के पास जाकर रुके। एक गैस स्टेशन था और वहाँ पर उन लोगों को कुछ ज़रूरत का सामान चाहिए था, तो वो लोग वहाँ पर गए और वहाँ पर वो लोग रुक गए। वहाँ पर जो कैशियर बैठा हुआ था वो एक बुज़ुर्ग आदमी था। तो जब बुज़ुर्ग आदमी ने उन सबके हाथों में कैंपिंग गियर्स देखे तो उन्होंने पूछा कि कहाँ जाने का इरादा है आज रात को तुम सबका। फिर रियान उस जगह का नाम बताता है, लेकिन जैसे ही रियान उस जगह का नाम बताता है वो जो बुजुर्ग आदमी है उसके चेहरे से स्माइल गायब हो गई। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम बदल गया। वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि अच्छा तुम लोग कैंपिंग करने के लिए जा रहे हो, चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर रात को तुम्हें किसी की सीटी बजाने की आवाज़ सुनाई दे तो उसका रिप्लाई कभी भी मत करना। अब जो जेक था वो हंसते हुए कहता है कि क्या ही हो जाएगा रिप्लाई करने से अगर हम लोग सीटी बजाए तो। लेकिन वो जो बुजुर्ग आदमी था उसने इस बात का रिप्लाई नहीं किया। उन्होंने दोबारा रियान की तरफ देखते हुए कहा कि अगर अंधेरे में तुम में से कोई चला जाता है तो भूल कर भी उसका पीछा करते हुए तुम बाकी सब उस अंधेरे में घुस मत जाना। अब ये सब बातें करने के बाद उन लोगों ने फाइनली अपना सारा सामान वहाँ से उठा लिया और वो लोग पैकिंग करके वहाँ से चले गए अपने डेस्टिनेशन की तरफ। अब करीब दोपहर का वक्त हो चुका था। वो लोग वहाँ पर फाइनली जा पहुँचे और जैसे ही वो लोग वहाँ पर जा पहुँचे तब से लेकर शाम होने तक वो लोग लगातार बस उस बुजुर्ग आदमी के कहे हुए बातों का मजाक बना रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। और देखते ही देखते शाम ढल गया और इस वक्त तक उन लोगों ने अपना सारा टेंट वगैरह भी रेडी कर लिया था। तो अपने टेंट के चारों ओर उन लोगों ने कैंप फायर भी जलाया। अब ये जो जगह थी ना वो काफ़ी ज़्यादा जैसे कि मैंने कहा आइसोलेटेड जगह थी। दूर दूर तक कुछ नहीं था। जो सबसे नज़दीक का हाईवे था वो करीब 10 माइल की दूरी पर थी और वहाँ पर कोई मोबाइल नेटवर्क भी नहीं मिल रहा था और उन लोगों को दूसरे किसी कैंपिंग करने वाले लोग भी वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे थे। वो पूरा का पूरा एरिया एक सुनसान जगह था, एक कम्प्लीटली डेजर्ट एरिया टाइप का था। और फिर वहाँ पर कुछ छोटे मोटे पाइन के पेड़ थे, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं था। तो करीब रात के 10 बज जाते हैं। वो लोग कैंप फायर के चारों ओर बैठे हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे को कहानियाँ सुना रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। फिर तभी क्या होता है कि अचानक उन लोगों को कहीं से सीटी बजने की आवाज़ सुनाई देता है। वो लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि कहाँ से ये आवाज़ आए, लेकिन उन लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया उस आवाज़ पर। फिर जेक धीरे से कहता है कि शायद से यहाँ पर
दूसरा कोई कैंपिंग करने वाला बंदा होगा और वहीं से ही आवाज़ आई होगी। फिर माया कहती है कि यहाँ पर हमारे अलावा तो और कोई नहीं होना चाहिए। रियान को एकदम से उस बुजुर्ग आदमी के कहे हुई बात याद आई। वो थोड़ा सा घबरा गया अंदर से। फिर माहौल को लाइट करने के लिए उसने जस्ट टॉपिक को घुमा दिया। अब कुछ मिनट बाद क्या होता है कि पहले तो वहाँ पे थोड़ा सा शांति हो गया, फिर कुछ मिनट बाद दोबारा वही सीटी बजने की आवाज़ फिर से उन लोगों को एक बार सुनाई दी। और इस बार उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि मानो वो जो आवाज़ है वो कहीं नज़दीक से ही आ रही हो। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो जो पेड़ खड़े हैं वहाँ पर, उस अंधेरे में से वो आवाज़ आ रही थी। इस बार उनमें से कोई हंस नहीं रहा था। अब करीब 20 मिनट बाद जो जेक था वो अचानक से उठकर बताता है कि मैं एक काम करता हूँ, हमारे लिए थोड़ा सा और लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं जल्दी वापस लौटूंगा। रियान कहता है कि चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो तुरंत मना कर देता है और वो अपना फ्लैशलाइट लेकर अकेले उस अंधेरे की तरफ चला जाता है। इसके बाद जो बाकी तीनों के दोस्त थे वो आपस में ही बातचीत कर रहे थे कैंप फायर के पास। फिर 10 मिनट बीत जाता है। उन लोगों को मालूम पड़ता है कि जेक अभी तक नहीं लौटा था। वो लोग थोड़ा सा चिंतित लग रहे थे। रियान फिर उठकर जेक को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन जो जेक था वो कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा था। माया थोड़ी सी नर्वस लग रही थी। तो फिर उन तीनों ने डिसाइड किया कि ऐसे बात नहीं बनेगी, तो एक काम करते हैं, हम लोग अपना फ्लैशलाइट लेके उसको ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तो उन लोगों ने अपना अपना फ्लैशलाइट उठाया और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ चला गया जहाँ से जेक थोड़ी देर पहले गया था। वो जो जगह थी वो करीब कैंप फायर से 50 मीटर की दूरी पर थी। फाइनली वो लोग वहाँ पर जा पहुँचे और वहाँ पर पहुँचते ही उन लोगों को दिखाई दिया कि ज़मीन पर एक फ्लैशलाइट पड़ी हुई है और वो फ्लैशलाइट अभी भी जल रही थी, लेकिन जेक का कोई नामो निशान नहीं था। वो लोग जेक को आवाज़ लगा रहे थे। करीब 15 मिनट तक लगातार वो लोग जेक को ही ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कोई भी नामो निशान वहाँ पर नहीं था। अब कुछ मिनट बाद क्या होता है कि अचानक उन तीनों को अपने पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देते हैं। वो लोग पूरी तरह से डर जाते हैं। वो लोग अचानक तुरंत पीछे मुड़कर देखते हैं। उन लोगों को दिखाई देता है कि उस अंधेरे में से जो जेक है वो धीरे धीरे वापस चलकर आ रहा है। उसके कपड़ों पर धूल मिट्टी लगी हुई थी और वो भारी भरकम सांसें ले रहा था। फिर जेक उनके पास आकर एकदम से खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि अच्छा, तुम लोग यहाँ पर हो। रियान कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, हम लोग तुम्हें इतनी देर से ढूंढ रहे, कहाँ पर थे तुम? जेक कहता है कि मैं भी तो तुम सबको ही ढूंढ रहा था इतनी देर से, तुम लोग कहाँ पर थे? फिर वो लोग सोचते कि शायद से अंधेरा होने की वजह से एक दूसरे को उन लोगों ने देखा नहीं होगा, तो इसके बारे में और ज्यादा ना सोचते हुए वो लोग कैंप फायर की तरफ दोबारा चले गए। अब यहाँ तक कहानी को सुनने के बाद आप सबको लग रहा होगा कि सब कुछ तो नॉर्मल है कहानी में, लेकिन यहाँ पर जो जेक था उसके साथ कुछ तो गलत था। वो इंजर्ड नहीं था, वो डर नहीं रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। यूजुअली जो जेक है वो कभी भी इतना खामोश नहीं रहता, उसे हर वक्त बक 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 करते रहने की आदत है, लेकिन इस बार वो काफी ज्यादा खामोश बैठ रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ आग की तरफ ही देखे जा रहा था तब से, और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी बस। फिर जो रियान है वो जेक से पूछते हैं कि तुम अंधेरे में लकड़ियाँ लेने के लिए गए थे ना, तो कहाँ पर है लकड़ियाँ? जेक कहता है कि यार सॉरी, मैं भूल गया लकड़ियाँ लाना। रियान थोड़ा सा शॉक्ड हो गया, तू तो लकड़ियाँ लेने के लिए गया था ना अंधेरे में, फिर कैसे भूल सकता है? ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो लकड़ियाँ लेने के लिए ही क्या था, तो कैसे ये बात वो भूल सकता है? लेकिन वो पूरी तरह से कंफ्यूज लग रहा था। वो कह रहा था कि सॉरी, मुझे माफ कर दो यार, मैं भूल गया लकड़ियाँ लाना। अब करीब क्या होता है कि आधा घंटा बीत जाता है और जो माया थी वो रियान और जो ईथन था उसको थोड़ा सा पास बुलाकर दोनों को कहता है कि तुम सबको जेक में कुछ अनयूजुअल बिहेवियर नोटिस नहीं हो रहा? रियान पूछता है कि किस बारे में तुम बात कर रही हो? फिर जो माया थी वो कहता है कि जेक जो ईथन है उसको अपने पूरे नाम से बुला रहा है। उसने कभी भी ईथन को अपने पूरे नाम से नहीं बुलाया आज तक, लेकिन इस बार वो उसको पूरे नाम से बुला रहा था। रियान फिर आग की तरफ देखते हुए कहता है कि बात तो तुम सही कह रही हो, वो हमेशा ईथन को ई कहकर पुकारता है। अब इसके बाद एक और अनयूजुअल चीज थी जो उन लोगों ने नोटिस की जेक के बारे में। बातों बातों में जब रियान ने उससे एक हाई स्कूल प्रैंक के बारे में पूछा तो उसने उसका गलत जवाब दिया। और ये जो प्रैंक वाला मेमोरी था ना, वो एक ऐसा मेमोरी था कि वो लोग भूल ही नहीं सकते थे। ये बातें सिर्फ और सिर्फ उन चारों को अच्छे से पता थी, लेकिन अब जेक उसका गलत जवाब दे रहा था। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसा लग रहा था कि मानो जो जेक है वो वहां पर मौजूद तो है, वो वहां पर बैठा तो हुआ है, उन सबके साथ बातें कर रहे हैं,
लेकिन उसका दिल और दिमाग कहीं और ही खोया हुआ है। अब इसके बाद करीब आधी रात का समय हो जाता है। उन लोगों को दोबारा एक बार फिर से वही सीटी बजने की आवाज़ सुनाई देता है और इस बार ऐसा लग रहा था कि मानो वो जो आवाज़ है वो उनके कैंप के बाहर से ही आ रही हो। और इस बार वो जो आवाज़ थी उसने रियान का नाम लिया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात क्या थी पता है? कि वो जो आवाज़ थी वो सुनने में हूबहू जेक के वॉइस के जैसा लग रहा था। रियान ने आग की तरफ देखा तो उसको दिखाई दिया कि जेक जो है वो तो आग के सामने तब से बैठा हुआ है। वो एक बार के लिए भी अपनी जगह से नहीं हिला। फिर अचानक उसको दूसरी आवाज सुनाई दी और इस बार वो आवाज कह रही थी कि रियान प्लीज हेल्प मी यार। वो एकदम से शॉक्ड हो गया क्योंकि रियान जो जेक था वो तो सामने बैठा हुआ है। माया भी डर के मारे रोने लग गई क्योंकि उसके लिए ये सब डाइजेस्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल था। एक तरफ जो जेक था वो आग के सामने उन सबके साथ बैठा हुआ था, दूसरी तरफ उसके ही वॉइस में कोई अंधेरे में से उन सबको बुला रहा था। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब इस पॉइंट पर जाकर ना वो तीनों बहुत ज्यादा डर चुके थे। वो लोग अपनी जगह से उठकर जाने का हिम्मत नहीं कर रहे थे। फिर जो जेक था वो अचानक खड़ा होकर उन तीनों को कहता है कि इस आवाज का कोई भी रिप्लाई नहीं करेगा। रियान पूछता है कि ऐसा क्यों? जेक फिर कहता है कि ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन तुम लोग बस इतना याद रखना कि कोई भी इस जगह से उठकर नहीं जाएगा। ये जो आवाज है वो हम चारों को सेपरेट करना चाहती है, इसलिए कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अब इसके बाद जो ईथन था उसने एक बहुत ही अजीब सी चीज नोटिस की जेक के बारे में। उसने माया और जो रियान था उसको साइड में बुलाया और कहा कि जो जेक है वो पिछले 1 घंटे से आग के सामने बैठा हुआ है, लेकिन एक बार के लिए भी उसने अपनी पलकें नहीं झपकाई। अब इसके बाद जो ईथन था उसने अपना फ्लैशलाइट लिया और जेक की आंखों की तरफ उसको मारा। जो जेक था वो कहता कि क्या कर रहा है भाई, रख फ्लैशलाइट को, मुझे चुभ रहा है आंखों में। फिर लेकिन उसकी जो वॉइस थी वो एक अलग ही साउंड कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके वॉइस के नीचे नीचे कोई तो एक दूसरी आवाज है जो धीमी आंच पर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा। अब इसके बाद क्या होता है कि वो जो एरिया था वो कुछ पल के लिए शांत हो जाता है, लेकिन फिर कुछ मिनट बाद दोबारा वही आवाज गूंजने लगती है। और इस बार वो आवाज रियान को नहीं बुला रही थी, बल्कि इस बार वो जो आवाज थी वो माया को बुला रही थी, उसके मम्मी के वॉइस में। जब इस आवाज को माया ने सुना तब उसने तुरंत अपने कानों पर हाथ रख दिया। वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी इस चीज को, क्योंकि उसकी जो मम्मी थी वो वहां से करीब 200 माइल्स की दूरी पर थी, अपने घर पर बैठी हुई थी। लेकिन वो जो आवाज थी वो बार बार माया को पुकार रही थी, कह रही थी कि माया बेटा तुम कहां पर हो, मैं तुम्हें तब से ढूंढ रही हूं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब इसके बाद जो जेक है वो फिर से एक बार खड़ा होकर बोलता है कि मुझे लगता है अब ये जो आवाज है वो हमें और बेवकूफ नहीं बना सकता, उसे ये बात पता चल चुकी है। वो फिर कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो आवाज है वो उन पेड़ों के बीचों बीच में से अंधेरे में से हम सबकी तरफ बढ़ रहा है। और ये बात सुनने के बाद उन तीनों ने जैसे ही पेड़ों की तरफ देखा पीछे मुड़कर, तब उन लोगों को मालूम पड़ा कि वहां पर कोई भी नहीं है। पूरा का पूरा एरिया एकदम खाली था, अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने अपने सर को टर्न किया, दोबारा जेक की तरफ देखा, तब उन लोगों को मालूम पड़ा कि जेक वहां पर है ही नहीं। वो वहां से कंप्लीटली गायब हो चुका था। सिर्फ जिस चेयर पर वो बैठा हुआ था वो अपने जगह पर ही हिल रही थी। अब ये देखकर वो तीनों भाई लिटरली बहुत ज्यादा डर चुके थे। वो लोग अपने जगह पर ही एक दूसरे को कसकर पकड़ रहे थे। फिर तभी उन लोगों को महसूस होता है कि कैंप फायर के चारों ओर कोई तो चल रहा है। फुटस्टेप्स की आवाजें बार बार उन लोगों को सुनाई दे रही थी और फिर उसके बाद पेड़ों की डालियां एक एक करके टूट रही थी और फिर जो सारे वॉइसेस थे वो उन्हीं की आवाज में उन्हें अंधेरे की तरफ बुला रही थी। वो लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। वो लोग एक दूसरे को कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे और डटे रहेंगे जब तक यहाँ पर सवेरा ना हो जाए। और ऐसे करते करते फाइनली सूरज की पहली किरण उस जगह पर पड़ी और जैसे ही उस जगह पर सूरज की पहली किरण पड़ी तब सभी आवाजें आना बंद हो चुका था। फुटस्टेप्स की आवाजें आनी बंद हो चुकी थी। उन तीनों ने फाइनली थोड़ी सी राहत की सांस ली। उन तीनों ने एक दूसरे से कहा कि यहाँ पर इस जगह पर और रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। तो उन लोगों ने तुरंत अपना सभी सामान पैक किया और वहां से निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वो लोग वहां से जाने वाले थे तब उन लोगों ने एक चीज नोटिस की कि कैंप फायर के चारों ओर बहुत सारे पैरों के निशान बने हुए हैं, कई 100 पैरों के निशान
अलग अलग साइज के, अलग अलग डायरेक्शंस में, एज इफ उस रात को बहुत सारे लोग उस जगह पर मौजूद थे जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, बस उनकी आवाज़ उन्हें महसूस हो रही थी। अब इसके बाद फटाफट वो लोग जैसे तैसे अपने शहर जा पहुंचे और शहर पहुंचकर सबसे पहले उन लोगों ने पुलिस को ये खबर दी। जैसे ही पुलिस को ये खबर मिली, वो लोग तुरंत उस जगह पर चले गए जेक का पता लगाने के लिए। वहां पर पुलिस ने लगातार 3 दिनों तक सर्च किया जेक को, लेकिन उसका कोई भी नामो निशान नहीं मिला। जेक हमेशा के लिए एक मिसिंग पर्सन बन चुका था। जब ये खबर उन तीनों दोस्तों तक पहुंची, वो लोग बुरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन वो लोग इस बारे में किसी से बात नहीं करना चाहते थे। कभी भी उन लोगों ने खुलकर इस बारे में बात नहीं की और उन लोगों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि आज के बाद वो लोग उस जगह पर दोबारा नहीं जाएंगे, क्योंकि उस रात उन सबके साथ वहां पर जो हुआ था ना, उसके रिगार्डिंग उन सबके पास बिल्कुल भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब इस कहानी के अंत तक पहुंचते पहुंचते मैं बस आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो ना, बहुत ज़्यादा चाहते हो ऐसे जगह को एक्सप्लोर करना या फिर वहाँ पर कैंपिंग करना रात को, तो जाओ, बेशक जाओ वहाँ पे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप वहाँ पर जा रहे हो तो अपने साथ बहुत सारे दोस्तों को लेकर जाना। ज़रूरत का सप्लाई, जो भी सामान है वो सब लेकर जाना। और अगर वहाँ का कोई भी लोकल बंदा आपको कोई वार्निंग देता है तो प्लीज़ यार उसको इग्नोर मत करना, क्योंकि कभी कभार क्या हो सकता है ना कि हमें उस जगह का इतिहास नहीं पता होता है। वहाँ के लोकल्स उस जगह का इतिहास काफ़ी अच्छे से जानते हैं, इसलिए ऐसे वार्निंग देते हैं। तो उसको इग्नोर मत करना, सिंपली उसको मानना, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना और वापस घर लौट आना। क्योंकि अगर कभी आपने इग्नोर किया तो उसका जो नतीजा है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो सकता है। इस वीडियो को मैं यहीं पर अंत करता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।